हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि फर्स्ट सेशन जो है बीकॉम फर्स्ट ईयर का स्टार्ट हो चुका है, और उसके अंदर जो सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ वन है, उसी तरह ये जो सब्जेक्ट है बीबीए के अंदर भी है। तो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट जो टॉपिक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और वी कुड से द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो दिस इज माय ऐप एडिसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारे फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, ताकि वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हो सके। और उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स वन का भी स्ट्रक्चर कोर्स अवेलेबल है, और बिजनेस लॉ वन का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये जो टॉपिक है इसको हम नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? देखो, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है? एक एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट किस बारे में है? टू डू एन एक्ट, जिसके अंदर हम कहते हैं कि ये काम कर दे और ये काम ना कर। तो कॉन्ट्रैक्ट इन इज एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट और नॉट टू डू एन एक्ट। और ये जो एग्रीमेंट है लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जहाँ पे क्या होता है कि अगर एक पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट नहीं करती एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन, ब्रीच करती है, तो दूसरी पार्टी कोर्ट के अंदर जा सकती है और इसको इन्फोर्स करवा सकती है। तो कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट टू डू और नॉट टू डू एन एक्ट, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्रीमेंट है, दो या दो से व्यक्तियों के बीच में किया जाता है, और जो कि लीगली इन्फोर्सेबल है। क्योंकि देखो, बंदा जो है, दो या दो से ज्यादा व्यक्ति होने चाहिए, बंदा खुद के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट करने से रहा। तो अकॉर्डिंग टू सेलोमेंट, कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्रीमेंट है जो कि पार्टीज के बीच में ऑब्लिगेशंस, उनकी राइट्स क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या है, उनको क्रिएट करता है और उनको डिफाइन करता है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। Sir Frederick Pollock says every agreement and promise enforceable at law, कि जो एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस जिसको हम लॉ के द्वारा इन्फोर्स कर सकते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट है। तो सेक्शन 2H जो है वो कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करता है कि जो एग्रीमेंट लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है, कि अगर कोई पार्टी उसको ब्रीच करती है तो हम कोर्ट के पास जा सकते हैं, जहाँ पे हमारे पास लीगल रेमेडी। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी क्या एसेंशियल है? पहला तो एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफर देती है, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, और उसके बाद वो लॉ के अंदर इन्फोर्सेबल होना चाहिए। अगर वो लॉ के अंदर इन्फोर्सेबल नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। जैसे राम जो है शाम को कहता है कि मेरे घर शाम को चाय पीने आना, ठीक है, और वो उसको चाय नहीं पिलाता, तो ये जो है एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। यहाँ पे इंटेंशन जो है एक लॉफुल रिलेशनशिप क्रिएट करने की नहीं है, तो इसको हम लॉ के अंदर इन्फोर्स नहीं कर सकते। तो कॉन्ट्रैक्ट का जो एसेंशियल है कि एग्रीमेंट होना चाहिए, एक पार्टी ऑफर दे, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करे, और सेकेंडली जो है इट शुड बी इन्फोर्सेबल एट लॉ। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्रीमेंट है प्लस इन्फोर्सेबल ऑफ लॉ। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सेप्टेड प्रपोजल है। एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफर देती है, जैसे मैं कहती हूँ कि मैंने अपनी रेड मारुति कार 800 जो है वो सेल करनी है, और 50,000, तो ये मैंने ऑफर दी है और दूसरी पार्टी इसको एक्सेप्ट कर लेती है, तो ये एक एक्सेप्टेड प्रपोजल बन जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, जब ये लीगली इन्फोर्सेबल है, दोनों पार्टीज की जो इंटेंशन है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की है, अगर एक पार्टी ब्रीच करती है तो दूसरे के पास लीगल रेमेडी होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है एक एक्सेप्टेड प्रपोजल है, और ये लॉ के द्वारा फुली अंडरस्टूड है और लीगली इन्फोर्सेबल है। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। ये तो क्लियर है कि कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है, और एग्रीमेंट क्या है? एक प्रॉमिस है कि जब एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी को ऑफर देती है, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, और उसके बाद ये जो एग्रीमेंट है इट शुड बी लीगली इन्फोर्सेबल। अगर ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। तो अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एग्रीमेंट का मतलब क्या है। तो एग्रीमेंट जो है दैट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2। तो यहाँ पे एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर,
देखो यहाँ पे क्या है कि जब एक पार्टी दूसरी को ऑफर देती है कि मैंने अपनी रेड मारुति कार सेल करनी है 50,000 के अंदर, तो ये ऑफर दी कि आप मुझे 50,000 दोगे तो मैं उसके बदले में आपको कार दे दूँ। और दूसरी पार्टी कहती है कि ठीक है, मैं आपको 50,000 दूंगा और इसके बदले में आप मुझे कार दे दोगे। तो एवरी प्रॉमिस, एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन ऑफ आर ईच अदर, कि जैसे पहला व्यक्ति जो है 50,000 लेगा, 50,000 उसकी कार की क्या है, कंसिडरेशन है। उसके बदले में वो दूसरी पार्टी को कार प्रोवाइड करेगा। दूसरी पार्टी जो है फर्स्ट पार्टी को पैसे देगी और उसके बदले में कार ले लेगी। तो प्रॉमिस जो है इसको सेक्शन 2 भी डिफाइन करता है कि जो प्रपोजल है, जो ऑफर दी है, जब दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेती है देन इट बिकम्स प्रॉमिस। तो एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है कि एक पार्टी ऑफर देती है और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। तो यहाँ पे क्या है कि मतलब 2 या 2 से ज़्यादा जो है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, एग्रीमेंट के अंदर पार्टीज होनी चाहिए। रिक्वायर द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर पर्सन, प्लूरलिटी ऑफ पर्सन। अब एक बंदा अपने आप को ऑफर नहीं देगा और खुद ही एक्सेप्ट थोड़ी करेगा। तो इसलिए क्या है कि पर्सन कैन नॉट एंटर इनटू एग्रीमेंट विद हिमसेल्फ। तो देयर शुड बी एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर पर्सन अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट एंटर करना है। तो एग्रीमेंट का मतलब ये भी होता है कि पार्टीज की कॉमन अटेंशन है अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट। इसका मतलब है कि दोनों पार्टी जो है वो सेम थिंग और सेम सेंस के अंदर उसको अंडरस्टैंड कर रही है, सेम टाइम के अंदर। जैसे मान लो मेरे पास 4 कार है, एक मेरे पास मारुति कार है, एक मेरे पास सेंट्रो कार है, एक मेरे पास स्टीम कार है, एक मेरे पास सिलेरियो है और चारों का कलर रेड है। और मैं सोच रही हूँ कि मैंने मारुति कार सेल करनी है और जिस बंदे को मैंने ऑफर दी है वो सोच रहा है कि मैम ने सिलेरियो कार सेल करनी है। तो अब यहाँ पे दोनों का जो माइंड है वो सेम नहीं है। मेरे मन के अंदर जो सब्जेक्ट मैटर है वो है मारुति 800 और दूसरे के अंदर क्या है, सिलेरियो कार है। तो यहाँ पे जो है वो सब्जेक्ट को सेम सेंस के अंदर अंडरस्टैंड नहीं करे तो ये एग्रीमेंट नहीं। तो एग्रीमेंट तभी बनता है जब दोनों पार्टी जो है सेम सेंस के अंदर उस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करे कि अगर मैंने मारुति कार 800 सेल करनी है तो दूसरी पार्टी भी उसको ऐसे ही इंटरप्रेट करी है कि मैम ने मारुति 800 सेल करना है। एग्रीमेंट इज द आउटकम ऑफ टू कंसेंटिंग माइंड। कंसेंसस एड आइटम कहते हैं जहाँ पे हम सब्जेक्ट मैटर को जो है सेम सेंस में अंडरस्टैंड करते हैं। तो एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जब एक पार्टी ऑफर देती है और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। तो एग्रीमेंट का मतलब है कि प्रपोजल जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफर देती है और दूसरी पार्टी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। और यहाँ पे व्हेन बोथ ऑफ द पार्टी एग्री टू प्रॉमिस फॉर ए कंसेशन। अब देखो जैसे मैंने उसको कहा कि मैंने अपनी रेड मारुति कार सेल करनी है 50,000, तो मेरे को मारुति कार सेल करने के बदले में क्या कंसिडरेशन मिली, 50,000। और दूसरी पार्टी ने मुझे 50,000 दिया और उसके बदले में उसको कार मिली। तो एग्रीमेंट जो है वो लीगली इन्फोर्सेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे तभी वो लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट बनता है, अदरवाइज वो नहीं बनता। ए ऑफर टू पेंट ए पिक्चर ऑफ बी इफ बी गिव्स हिम रुपीज 200। तो ये ऑफर दिया कि तुम मुझे 200 दोगे तो मैं तुम्हारी पिक्चर पेंट कर दूंगा। He said yes, you make a picture of me, I will give you rupees 200। तो यहाँ पे उसने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। अब ए देखो वो बी की पिक्चर पेंट करेगा, उसको बदले में कंसिडरेशन क्या मिलेगी, 200। और बी 200 देगा ए को, उसके बदले में उसको क्या मिलेगा, उसकी पिक्चर पेंट हो जाएगी। और उसी तरह एग्रीमेंट, देखो पहले तो क्या है, हमने ऑफर देनी है, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेनी है, उसके बाद वो लीगली इन्फोर्सेबल होना है। एग्रीमेंट टू बिकम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन। देखो लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है अगर एक पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ती है, उसको टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक एग्जीक्यूट नहीं करती, तो दूसरी पार्टी उसको स्यू कर सकती है, कोर्ट के अंदर जा सकती है। और लीगल रिलेशन मतलब यहाँ पे दोनों पार्टीज की इंटेंशन होनी चाहिए, डोमेस्टिक या सोशल एग्रीमेंट नहीं होना है। जैसे राम जो है शाम को इनवाइट करता है कि तू रात को खाना मेरे घर का, शाम भाई साहब चले जाते हैं, लेकिन राम जो होता है वहां पे अवेलेबल ही नहीं होता। अब शाम जो है, क्योंकि ये एक डोमेस्टिक एंड सोशल एग्रीमेंट है कि मैंने तुम्हें खाने पे बुलाया और खाना नहीं खिलाया तो शाम कोर्ट के अंदर नहीं जा सकता। तो ये एक सोशल एग्रीमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि इसको हम लीगली इन्फोर्सेबल नहीं कर सकते। जैसे ये केस है बालोफर वर्सेस बालोफर। मिस्टर बालोफर वॉज एम्प्लॉयड इन सिलोन और मिसिस बालोफर जो होती है अपनी बीमारी की वजह से वो अपने हस्बैंड के साथ वहां नहीं जा सकती।
तो मिस्टर बालोफर कहते हैं कि कोई बात नहीं, तू मत आ मेरे साथ, मैं तुझे 30 पाउंड पर मंथ जो है भेजूंगा। और मिस्टर बालोफर जो है अपने वादे से मुकर जाते हैं, वो नहीं दे पाते उसको पैसा। तो मिसेस बालोफर क्या करती है कि कोर्ट के अंदर चली जाती है और अपने हस्बैंड के खिलाफ मुकदमा ठोक देती है। तो कोर्ट वहां पे कहती है कि ये जो है एग्रीमेंट, ये हस्बैंड और वाइफ के बीच में डोमेस्टिक एग्रीमेंट है और यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं है लीगल रिलेशन, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसको लीगली इन्फोर्सिबल नहीं कर सकते। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट क्या है? जिसके अंदर एक पार्टी ऑफर देती है और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है, और वहां पे उनकी इंटेंशन जो है लॉफुल रिलेशनशिप क्रिएट करनी, तो इट शुड बी इन्फोर्सिबल एट लॉ। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, बट ऑल एग्रीमेंट दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट एक वाइडर टर्म है। एग्रीमेंट के अंदर सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट भी आ जाते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, जो कि लीगली इन्फोर्सिबल नहीं हो सकते। और उसी तरह यहाँ पे कम से कम 2 पार्टीज़ होनी चाहिए। एक पार्टी ऑफ़र देती है, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है और वहाँ पे उनकी इंटेंशन जो है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि जब पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उनको कौन से राइट्स अवेलेबल होते हैं। एक है राइट इन रम और जस्ट इन रम। इसका मतलब होता है कि जब भी एक व्यक्ति जो है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर करता है तो हैज़ राइट इन रम। तो ये जो राइट है सबको अवेलेबल होता है। जैसे आपने किसी से प्रॉपर्टी परचेज़ की है, तो आप उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकते हो, कोई भी बंदा उस आपके राइट को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अगर मिस्टर एक्स ओन्स ए हाउस, दिस हाउस एक्सक्लूसिवली बिलोंग टू हिम, तो ही हैज ए राइट इन रम कि दुनिया का कोई व्यक्ति उसके इस राइट को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और इसी तरह सेकंड राइट जो होता है राइट इन पर्सोना और जस्ट इन पर्सोना, इसका मतलब होता है कि ये बिल्कुल राइट इन रम के ऑपोजिट है। इसके अंदर क्या होता है कि जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होती हैं, उनके पास एक दूसरे के अगेंस्ट जो होते हैं राइट्स अवेलेबल होते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ग्रांट्स राइट्स इन पर्सनम टू द पार्टीज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, अगर ए ब्रीच करता है तो बी के पास, बी जो है ए के खिलाफ मुकदमा कर सकता है। सो पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैव दीज कॉन्ट्रेक्चुअल राइट अगेंस्ट ईच अदर। अगर ए ब्रीच करता है तो बी ए के ऊपर स्यू कर सकता है, अगर बी करता है तो ए के ऊपर। तो यहाँ पे जो है उनके पास जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टीज हैं, उनके अगेंस्ट जो होते हैं राइट्स अवेलेबल होते हैं, तो जस्ट इन पर्सन। उसी तरह अगली वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल द एग्रीमेंट्स दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट दे आर एग्रीमेंट।